Okay? And this reflected the sexual division of labor in most of the families. और इसी चीज को sexual division of labor माना जाता है. Student, sexual division of labor क्या होता है? आपको इसकी डेफिनेशन पता चाहिए. It means women do all work inside the home and males do works outside the home. ये है आपका sexual division of labor. ठीक है? तो इस आधार पे पुराने समय से ही सोसाइटी के अंदर ये डिसाइड किया गया है या सोसाइटी के अंदर ये डिस्कस किया जाता है कि जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है उसके आधार पे ही मेल और फीमेल का जो काम है वो सुनिश्चित या इंश्योर किया जाता है. इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज वर्क्स लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग, ये सब की सब चीजें जो है ऐसा माना जाता है कि वीमेन करेगी और कोई नहीं करेगा. और इसका मतलब ये नहीं कि इन सब चीजों को मेल मेंबर नहीं कर सकता. When these jobs are paid for, जब इन जॉब्स के पैसे मिलते हैं, men are ready to take up of these works. Normally आप होटल्स के अंदर बड़े-बड़े शेफ को देखते हो, बड़े-बड़े कुक्स को देखते हो, वो मेल मेंबर होते हैं. आप टेलर्स को देख सकते हो तो वो मेल मेंबर होते हैं. तो ऐसा नहीं कि हम इन कामों को नहीं कर सकते हैं, मेल मेंबर इन कामों को नहीं कर सकता. बट जब यहाँ पर पैसे की बात आती है कि जब these jobs are paid for, तो उस वक्त मैन जो है वो उन कामों को करता है, बट घर के अंदर जो है वो काम वो नहीं करता. क्योंकि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर ये चीज डिसाइड कर चुकी है सोसाइटी के अंदर कि वीमेन डू ऑल वर्क्स इनसाइड द होम एंड मेल डू वर्क्स आउटसाइड द होम. तो इस वजह से ये सब होता है. स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं इन अर्बन एरियाज पुअर वीमेन दे वर्क एज अ डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम्स एंड व्हाइल मिडिल क्लास वीमेन वर्क इन ऑफिसेज. नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमें ये देखने को मिलता है कि जो पुअर वीमेन है वो डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करती है मिडिल क्लास होम्स के अंदर. पर जो ये मिडिल क्लास वीमेन है वो क्या करती है, ऑफिसेज के अंदर जाती है, ऑफिस के अंदर काम करती है. ये नॉर्मली देखने को मिलता है. सो द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट ऑल्दो वीमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, नियर अबाउट हमारी टोटल पॉपुलेशन का 49% जो एरिया है या पॉपुलेशन है वो वीमेन बनाती है, बट उनका पब्लिक लाइफ में स्पेशली इन पॉलिटिक्स उनका जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही मिनिमम है. और ये हर एक सोसाइटी में देखने को मिलता है. ये इंडियन सोसाइटी ही नहीं बल्कि मैक्सिमम सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पॉपुलेशन का एक लार्ज सेगमेंट जो कि 49% बनता है वो पॉलिटिक्स के अंदर उसका जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही कम है. और ये किस वजह से है, क्योंकि हमारा जो ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है इसकी वजह से है. Women in different parts of the world they organized and sometimes they agitated for the equal rights. उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रोटेस्ट किए वर्ल्ड के अलग-अलग पार्ट में ताकि उनको इक्वल राइट प्रोवाइड किया जा सके. More radical women's movement aimed at equality in personal as well as in family life. Means जो ये radical women movement होती है इनमें से कुछ ने क्या किया, इक्वलिटी की डिमांड की. वो पर्सनल मैनर से भी मिलनी चाहिए और फैमिली के आधार पर मिलनी चाहिए. और ये सारी की सारी मूवमेंट कहलाती है आपकी फेमिनिस्ट मूवमेंट. यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट. तो वीमेन जो इक्वल राइट के लिए जो प्रोटेस्ट करती है, जो मूवमेंट चलाती है, दे आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट. और इस प्रोसेस को फेमिनिज्म कहा जाता है. और जो व्यक्ति इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है वो कहलाता है फेमिनिस्ट. तो यहाँ से आपके सामने ये 3 पॉइंट बनते हैं. व्हाट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट, व्हाट इज फेमिनिज्म एंड व्हाट इज फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट वो पर्सन है जो कि वीमेन के राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करता है, एजिटेट करता है, वो व्यक्ति कहलाता है फेमिनिस्ट. तो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में विभिन्न प्रकार की वीमेन मूवमेंट चलाई गई ताकि वीमेन को इक्वल राइट प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो पर्सनल मैनर से कहें चाहे फैमिली लाइफ से कहें. तो इस प्रकार की जो मूवमेंट है वो आपकी फेमिनिस्ट मूवमेंट कहलाती है. So, स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं वी नाउ फाइंड वीमेन वर्किंग एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर्स, एज ए इंजीनियर्स, lawyers, managers and teachers in colleges and universities which were earlier not considered suitable for women. ऐसा माना जाता था कि पुराने समय में ना तो कोई एक लेडी साइंटिस्ट बन सकती है, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजीनियर, ना कोई लॉयर्स. बट आज के टाइम में ये सब चीजें वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में आपको देखने को मिलती है क्योंकि पहले वीमेन के लिए सुटेबल नहीं था. एंड इन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, अब नॉर्थर्न यूरोपियन कंट्रीज, जो नॉर्थ जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है वहां पर स्कैंडिनेवियन पेनिसुला है, वहां पर स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये 5 कंट्रीज हैं. तो ये 5 कंट्रीज जो हैं इन एरियाज के अंदर सबसे ज्यादा वीमेन पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में है. आपसे ये 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीमेन का पब्लिक लाइफ में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन कौन से एरिया में है, तो वह है आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर. ठीक है, तो उसके अंदर स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड आ सकते हैं. या आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द ओड वन. यहाँ पर हम स्वीडन, नॉर्वे,
फिनलैंड के साथ साथ इंग्लैंड वो लिख देते हैं। तो इंग्लैंड जो है वो क्या है, वो एक स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है वो है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट का नॉर्थन पार्ट, जो कि स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है। तो उन कंट्रीज की हम बात करते हैं, उस एरिया के अंदर वीमेन पार्टिसिपेशन जो पब्लिक लाइफ के अंदर है वो सबसे ज्यादा है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। इन आवर कंट्री वीमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड। हमारे इंडिया के अंदर जो वीमेन है आज भी बहुत पीछे है, जबकि इंडिपेंडेंस 1947 में हमने अचीव की, उसके बाद 2020 में हम आ चुके हैं और देयर आर लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट वी हैव डन। उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर जो वीमेन पार्टिसिपेशन है, या हम कह सकते हैं वीमेन का जो स्टेटस है वो ह्यूमन आप कह सकते हो मैन से जो है वो बहुत ज्यादा पीछे है। अब इसका कुछ भी कारण हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, अदर कारण भी हो सकता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उन सब चीजों को देख लेते हैं। तो रिजल्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, सो आवर सोसाइटी इट्स अ स्टिल अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और जिसे हम पैट्रिकल सोसाइटी कहते हैं। पैट्रिकल सोसाइटी आपकी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी मान जाती है, जिसे हम कह सकते हैं पुरुष प्रधान एरिया, ठीक है, या पितृ प्रधान। तो हमारी सोसाइटी जो है वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसे हम पैट्रिकल सोसाइटी मानते हैं। एंड वीमेन फेस मैनी डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड समटाइम्स दे फेस ऑप्रेशन इन वेरियस वेज। अब वो कैसे कैसे फेस करती हैं? नंबर वन, अगर मैं लिटरेसी लेवल की बात करता हूँ, स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये लिटरेसी रेट आपको रिसेंट फिनोमिना दिया गया है, बट आपको 2011 का पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सेंसस होता है वो 11 में हुआ था, अब 2021 में होगा। तो सेंसस का जो बोर्ड पर्पज से क्वेश्चंस आते हैं वो 11 के बेस पर आते हैं, तो 2011 का आपको डेटा पता होना चाहिए। सो द लिटरेसी रेट ऑफ इन इंडिया एवरेज जो मैं मानता हूँ वो है आपकी 81.3%, जिसके अंदर मेल की जो परसेंटेज है दैट इज नियर अबाउट 82%, आई सेड नियर अबाउट, एंड फीमेल दे आर 65% नियर अबाउट। मींस तो आप लिटरेसी लेवल से ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे देश के अंदर वीमेन का जो है वो किस वजह से पीछे है, ठीक है। उसके कुछ कारण है, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है वहां पर माना जाता है कि हम अगर अपना रिसोर्स स्पेंड करना चाहते हैं तो हम अपने मेल मेंबर या अपने बेटे के ऊपर खर्च करें, क्योंकि अगर हम जो एजुकेशन लेवल पे यहाँ पर खर्च करेंगे तो वो एक तरीके से उनकी शादी में या उनकी मैरिज में यूज किया जा सकता है। स्टूडेंट, आप जिस एरिया में रहते हो शायद आपको यहाँ पर देखने को ना मिले, बट इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे आज भी प्लेसेस है लाइक उड़ीसा वगैरह, तो वहां पर आपको ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका अनपेड वर्क। मींस नॉर्मली इंडियन वीमेन जो है मेल मेंबर से कम 1 घंटा ज्यादा काम करती है नॉर्मली, पर उसके बावजूद भी उनके पैसे, उनकी जो वर्क है उसका अगर हम बात करते हैं उसके पैसे की वैल्यू नहीं है, उसके अंदर पैसे की वैल्यू नहीं है। यही कारण है कि उनकी वैल्यू कम होती है, वैल्यू कम मानी जाती है। बट अगर यही काम बाहर करना पड़ जाए तो पैसा मिलता है, बट दे वर्क इन द डोमेस्टिक चोर्स, या आप कह सकते दे वर्क इनसाइड द होम्स। तो उस सिचुएशन के अंदर उनका जो वर्क है उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती, क्योंकि वो पैसा नहीं लेके आता, ठीक है। पर नॉर्मली आप अगर अपने फैमिली मेंबर में भी देखते हो तो आपके घर के अंदर जो फैमिली मेंबर में फीमेल जो होती है वो सबसे पहले आप कह सकते हो उठती है घर में, सुबह जागती है, उसके बाद सारा दिन वो काम करती है, रात में भी लेट नाइट वो काम करती रहती है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो नॉर्मली देखने को मिलती है, बट उनका काम जो है वो अनपेड वर्क माना जाता है। इन ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज ऑफ द वर्क, फ्रॉम स्पोर्ट्स टू सिनेमा टू फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स, हर एक जगह पर फीमेल को मेल से कम पैसा मिलता है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इक्वल वेजेस जो एक्ट है वो भी उसके को बनाने का प्रयास भी किया, उसके लिए मूवमेंट भी चलाई गई, जहां पर डिसाइड किया गया कि इक्वल वेजेस इक्वल वर्क इट मींस इक्वल वेजेस। अगर मेल और फीमेल दोनों एक जैसा काम करते हैं तो दोनों को एक जैसा अमाउंट मिलना चाहिए, एक जैसा पैसा मिलना चाहिए। बट ये केवल एक तरीके से प्रैक्टिकल मैनर से आज भी एप्लीकेबल हर जगह पर नहीं है। आप हाईली प्रोफेशनल जॉब पे की बात कर सकते हो तो वहां पर तो एप्लीकेबल है, बट मैक्सिमम जो लोअर लेवल पे है या कह सकते हो मीडियम लेवल पर है वहां पर इक्वल वेजेस वर्क आपको नहीं मिलते। मींस फीमेल जो काम करेगी और मेल भी सेम काम करेगा तो मेल को उसका अमाउंट है उसका पैसा ज्यादा मिलेगा फीमेल की अपेक्षा। तो इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया, इक्वल वेजेस एक्ट बनाया भी गया, पर वो एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। इसके अलावा सेक्स रेशो की बात कर लेते हैं। सेक्स रेशो को आपका पता ही है, अगर हम इंडिया के अंदर बात करते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, दे प्रेफर सन्स,
rather than girls। और कई बार क्या होता है, इसकी वजह से वो गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट भी करा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्स रेशो का भी बहुत बड़ा भारी इफेक्ट है। नॉर्मली इंडिया के अंदर 924 पर 1000 फीमेल्स हमारे इंडिया के अंदर है, जो कि एक तरीके से काफी कम माना जाता है। और ये तो मैंने आपको इंडिया की एवरेज बताई है, बट अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो नॉर्मली स्टेट वाइज अगर मैं बात करता हूं तो कुछ स्टेट के अंदर इस एवरेज से भी कम आपको सेक्स रेशो देखने को मिलती है। डोमेस्टिक वायलेंस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो फीमेल है, दे आर नॉट सेफ इवन इन एट देयर होम आल्सो, बिकॉज दे आर फेसिंग बीटिंग, हरासमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इस प्रकार का सामना उनको घरों में करना पड़ता है। और इवन अगर मैं अर्बन सेंटर्स की बात करता हूं तो अर्बन सेंटर के अंदर, अर्बन सेंटर जो है वो पर्टिकुलरली वीमेन के लिए सेफ नहीं है, अनसेफ है। तो ये चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं हमारे, आप कह सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन के रूप में हमारी इंडियन सोसाइटी में। तो वापिस हम वीमेन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इश्यू रिलेटेड टू वीमेन वेलबींग्स, जहां पर वीमेन के वेलफेयर से रिलेटेड की बात करते हैं तो उनको सफिशिएंट अटेंशन नहीं मिला अभी तक। और इसको सफिशिएंट वे से अटेंशन देने के लिए सबसे एक सिंपल सा तरीका है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जो है वो इंक्रीज कर दी जाए, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इस चीज को आपको डिसेंट्रलाइजेशन से जोड़ने वाला हूँ। आपको मैंने डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में के अंदर कुछ बताया था, तो उसी चीज को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो हमने कहा है कि जो वीमेन को अगर इक्वल राइट प्रोवाइड करने हैं तो सिंपली एक काम कर दिया जाए कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जो है इंक्रीज कर दिए जाए एज ए वीमेन के रूप में। ये एक सिंपल तरीका है। बट इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर वीमेन का जो परसेंटेज है वो बहुत डाउन है। मैं यहाँ पर पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, या मैं यहाँ पर एमएलए के रूप में बात कर रहा हूँ। हमारे लेजिस्लेचर के अंदर वीमेन का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। अगर नॉर्मली लोकसभा के अंदर परसेंटेज मानते हैं तो मुश्किल से कभी ही 10% पहुंचा है टोटल परसेंटेज में। टोटल 543 मेंबर्स माने जाते हैं, 552 मेंबर्स माने जाते हैं लोकसभा के अंदर। उसका केवल 10% जो टोटल स्ट्रेंथ के अंदर 10% वीमेन भी एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नहीं आती। ये मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। और सेम थिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता हूँ तो वहां पर तो 5% के आसपास नहीं है। तो इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो वहां पर आप कह सकते हो वीमेन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने देश की बात करता हूं, हमारे देश जो है, जो पार्लियामेंट हमारे देश की है वो है मेल डोमिनेटेड, जबकि हमारे देश में एक वीमेन एज ए चीफ मिनिस्टर भी बन के रही है और एक जो लेडी है वो एज ए प्रेसिडेंट भी बन के रही है। उसके बावजूद भी हमारी जो लेजिस्लेचर है, हमारा जो कैबिनेट है वो आज भी मेल डोमिनेटेड माना जाता है या मेल डोमिनेटेड है। One way to solve this problem is to make it legally binding to have fair proportion of women in the elected bodies, and this is what Panchayati Raj has done in India. स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर कि 33% सीट्स दे आर रिजर्व फॉर वीमेन। केवल वो लोअर लेवल पे है, आप कह सकते हो लोकल लेवल गवर्नमेंट में है। आपकी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। मैंने उस वक्त आपको बताया था। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं कि अगर हमें इसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो जैसे पंचायती राज के अंदर उनकी रेशो डिसाइड की गई है, उनकी परसेंटेज डिसाइड की गई है कि दे आर रिजर्व फॉर द जस्ट ओनली वीमेन, तो केवल एक यही तरीका है जिसकी वजह से उनकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। नॉर्मली लोकल बॉडीज के अंदर, चाहे वो रूरल एरिया या अर्बन एरिया की बात करता हूं, तो 10 लाख इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव आज वहां पर देखने को मिलते हैं। So student, women organizations and there are some activists, they have been demanding a similar reservation at least 1/3 of the seat in the Lok Sabha and State Assembly for women. इसकी डिमांड की गई। इवन पार्लियामेंट के अंदर इसको बिल को प्रपोजल के रूप में रखा भी गया, बट स्टिल इट इज पेंडिंग नियर अबाउट 10 ईयर। और यहाँ पर डिकेड वर्ड यूज किया गया है। डिकेड का मतलब यहाँ पर 10 साल होता है, पर ये पिछले 10 साल की बात नहीं है, शायद ये पिछले 10 साल से पहले की भी बात कर सकते हैं। आपकी बुक यहाँ पर डिकेड वर्ड यूज कर रही है, तो आपकी बुक जिस दिन पब्लिश होगी उससे भी 10 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट में ये बिल रखा गया, ये प्रपोजल रखा गया कि वीमेन शुड हैव 33% रिजर्व सीट इन लोकसभा एंड राज्यसभा या स्टेट असेंबलीज। तो आज भी वो बिल एज इट इज पेंडिंग है, जबकि हमारे देश में प्रतिभा पाटिल जैसे एक आप कह सकते प्रेसिडेंट के रूप में भी रह चुकी है, तो उसके बावजूद भी ये बिल पास आज तक नहीं हुआ।
Gender division, it's an example that some form of social division needs to be expressed in politics. अगर आपको जेंडर डिवीजन के आधार पे हम यहाँ पर एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, अगर सोशल डिवीजन को पॉलिटिक्स में आप एक्सप्रेस करते हो तो उसका बेनिफिट ही होता है। अगर पॉलिटिक्स में जेंडर डिवीजन के आधार पे उनकी सीट्स डिसाइड कर दी जाएगी तो उनको इक्वल राइट किए जा सकते हैं, इक्वली प्रोवाइड हो सकते हैं। इन दिस वे वी कैन से दैट द डिसएडवांटेज ग्रुप्स, अब यहाँ पर मैं डिसएडवांटेज ग्रुप में किसी की बात कर सकता हूँ, यहाँ पर अभी मैं केवल फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, वीमेन की बात कर रहा हूँ, तो ऑल डिसएडवांटेज ग्रुप्स लाइक दलित पीपल्स, जहाँ सोशल डिवीजन के आधार पे जो लो लेवल पे है वो केवल तभी बेनिफिट उठा सकते हैं जब उनके हितों के बारे में पॉलिटिक्स के अंदर उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा, जब उनकी सीट्स पॉलिटिक्स में रिजर्व की जाएगी। केवल वो सिंगल तरीका है कि उनको बेनिफिट मिल सकता है, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर जेंडर डिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है जेंडर एंड पॉलिटिक्स का पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, you can ask the question whatever you want to ask, so wait।